योगी आदित्यनाथ क्या आर पार की मुद्रा में है, आर पार के मूड में है? उनका तेवर यही बता रहा है और लगातार वो अपने तेवर को और धार देते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक रहेंगे नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति का विमर्श घूमने लगा। तो झारखंड में जाके योगी जी ने इसमें एक संशोधन कर दिया कि बटेंगे तो निर्ममता पूर्वक कटेंगे, निर्ममता पूर्वक। और थोड़ा और आगे बढ़े वो, तो उन्होंने एक प्रसंग सुना दिया कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो अधिकारियों से उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ की तैयारी करो, कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो अधिकारियों ने उनको समझाया कि ना ना, कांवड़ यात्रा के चक्कर में मत पड़िए, दंगे हो जाएंगे प्रदेश में। तो योगी ने मंच से माइक पर कहा कि हमने अधिकारियों से कहा कि इस एक बार आर पार हो जाने दो, देखा जाएगा जो होगा। तो बटेंगे तो कटेंगे से चलकर बात आ गई आर पार तक। इसीलिए मैंने आरंभ किया कि क्या योगी आदित्यनाथ आर पार की मुद्रा में? आज महाराष्ट्र में उन्होंने कई जनसभाएं की और वहां उन्होंने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने इसलिए हिंदू पद पादशाही की स्थापना की कर पाए वो, क्योंकि एकजुट थे सब, इसलिए औरंगजेब को वो पराजित कर पाए। और अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर परिस्थितियां जो बनेंगी वो इतिहास में पहले से मौजूद हैं। अब चुनाव में योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। भाजपा का हर उम्मीदवार चाहता है, चाहे झारखंड का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, कि योगी जी की सभा हो जाए। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 20 तारीख को हो गया है, 13 से आगे बढ़ के एक सप्ताह, तो थोड़ा समय भी ज्यादा मिल गया है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन लग रहा है कि अब पूरे देश की राजनीति का केंद्रीय बिंदु यही हो गया। पक्ष वालों का भी विपक्ष वालों का भी, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। और बंटवारा होगा, एकता भंग होगी तो क्षति होगी, बटेंगे तो कटेंगे। और आप योगी जी का नया वर्जन कहें तो बटेंगे तो निर्ममता पूर्वक कटेंगे, निर्ममता पूर्वक। अब इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई दल हो, सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और योगी ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा, उसी पर सारे लोगों के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसका मतलब ये नारा देश की राजनीति का केंद्रीय कथन तो बन गया, तभी इसके इर्द गिर्द सब राजनीति हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा, दोनों ने इस नारे में तासीर देखी, इस नारे का तेवर कलेवर उनको लगा कि ये नारा लंबा जाएगा, इसलिए दोनों इसके पीछे खड़े हो गए इस नारे के। और छोटे स्तर से नहीं, प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के स्तर से। और इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ को वो है कि अब वो हर एक पड़ाव पर अपने इस तेवर को, अपनी इस धार को और तीखा करते जा रहे हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने आज कह दिया कि अब आर पार हो जाए, एक बार जो होगा सो देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, कैसा आर पार? और वो कहते हैं कि अगर जनसंख्या का असंतुलन ऐसे ही होता रहा, डेमोग्राफी बदलती रही, तो वो दिन भी आ सकता है कि जब घरों में शंख बजाने पर रोक हो, घंटी बजाने पर रोक हो, आरती गाने पर रोक हो। और साथ में ये भी बता रहे हैं उसी स्थान पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कि अपनी सामर्थ्य और शक्ति दिखाएंगे तो पत्थर फेंकने वाले
का रास्ता बुहारेंगे, आपके रास्ते पर झाड़ू भी लगाएंगे। इस सब तेवर कलेवर का मायने क्या है, इसका संदेश क्या है, आज इसी पर बहस करेंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया वैचारिक अधिष्ठान ढूंढ लिया है? ये हिंदू एकीकरण, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इसी हिंदू एकीकरण के अभियान पर ही आकर टिकेगी? और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वे राज्यों के और चाहे 29 में लोकसभा का, वो इसी बिंदु पर आकर होगा? मूल बिंदु यही होगा उसका? तमाम सवाल। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट के बाद फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि योगी जो बोल रहे हैं उसके मायने क्या हैं। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बांटिए मत जातियों। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के। यूपी से लेकर झारखंड तक सजे चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ के तरकश से बयानों के जो तीर निकल रहे हैं, वो विपक्षी खेमे में लगातार खलबली मचा रहे हैं। झारखंड में चुनावी मंच से यूपी की दास्तां बताते हुए सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए आर पार वाले प्लान पर बयान दे दिया और बता दिया कि अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। इतना ही नहीं, बटेंगे कटेंगे वाले बयान के बाद एकता की अलख जगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि बांटने वालों से बचकर रहिए, एक रहिए, नेक रहिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। सीएम योगी जहां यूपी में सब चंगा बता रहे हैं, वहीं विपक्षी खेमा चुनाव की तारीख बदलने, डीजीपी की नियमावली बनाने और दिल्ली लखनऊ में संग्राम के जरिए सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हार के डर से घबरा गई बीजेपी। के डिवाइड एंड रूल, एक रहेंगे और सपा और कांग्रेस लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है सर। ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों को कहीं सुधार सुनने को मिल गया। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो।
डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेज़ों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वहीं अब बीजेपी और सीएम योगी जहां एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुखर दिख रहे हैं। जाति की तुलना उन्होंने टाइटैनिक के आइसबर्ग से करते हुए कहा कि भारत में जातिगत भेदभाव उस आइसबर्ग जैसा है जिसका अधिकांश भाग सतह के नीचे अनेक चीजों से ढका है। जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। बहरहाल बटेंगे तो कटेंगे नारे से शुरू हुआ सीएम योगी का एकता वाला संकल्प अब एक और सेफ के साथ साथ आर पार तक आ पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह है कि अभी तो बटेंगे कटेंगे पर ही सियासी रार नहीं थमी थी कि अब सीएम योगी ने आर पार का ऐलान कर दिया। सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं? योगी के इस बयान के मायने क्या है? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आशीष जी का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद भाई का स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का स्वागत है। मनीष जी, योगी जी कह रहे हैं कि अब आर पार हो ही जाए, एक बार होगा सो देखा जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इस बात से? देखिए, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि भाजपा ने जो 2024 में थोड़ा सा सेकुलर की तरफ अपनी विचारधारा को मोड़ने की कोशिश करी थी, अब वापस कोर हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे आ रही है। भाजपा को ये मालूम है कि अगर उनका अस्तित्व है तो कोर हिंदुत्व की वजह से तो मुद्दे उन्होंने समाज में आज तक उठाए हैं, और उसी का उदाहरण है ये जो नारा है। ये नारा हरियाणा में इन्हें चलता दिखा तो अब आगे ये देशव्यापी नारे के रूप में उभर के आ रहा है। भाजपा को यह मालूम है कि हमारा कोर वोटर हमेशा से हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा, तो हमें उसके साथ लेके चलना पड़ेगा, उसकी आवाज को उठाना पड़ेगा, उसे बुलंद करना पड़ेगा। अगर हम इस विचारधारा से चलेंगे कि सब पार्टी, सब धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, हमें वोट देंगे, तो ये चीज उन्होंने देखा 2024 में उतनी सक्सेसफुल होती नहीं दिखी। तो अब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की लाइन लेते हुए अपने विचारों को क्लियर करा है कि जो हमारे साथ रहेगा, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदुओं का नुकसान होगा, इसलिए उन्हें एकजुट होकर रहना पड़ेगा और एकजुट होकर उस पार्टी को वोट करना पड़ेगा जो उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलता है। आज आप देखिए रीजनल की मुश्किल क्या है, मुस्लिम वोट्स का बाइफरकेशन हो रहा है। आज मुस्लिम की फर्स्ट चॉइस कांग्रेस हो गई है। अब उनकी फर्स्ट चॉइस जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी थी वो नहीं रही है, अब वो कांग्रेस में अपना विकल्प देख रहे हैं, राहुल गांधी में अपना विकल्प देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इसमें नेतृत्व की क्षमता शायद हो, तो अब वो उनके संग जा रहे हैं। रीजनल पार्टी के लिए ये चिंता का विषय होता जा रहा है। ठीक मनीष भाई। अरविंद जी, आपसे भी वही सवाल, क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या भाजपा ने इस नारे को रिप्लेस कर दिया हिंदू एकीकरण से? उसका नारा का भाव रखें तो वो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। अरविंद जी, क्या नारा परिवर्तन हो गया? अधिष्ठान का परिवर्तन हो गया? हाँ, अमिताभ जी देखिए, राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। अब इस नारे ने जो विपक्ष को चोट पहुंचाना शुरू किया है, उसका जो है एहसास जो है भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि यह नारा कितना कारगर है। और यह नारा सिर्फ अमिताभ जी नारा नहीं है,
इसमें कई जो है उदाहरण भी अपने आप में समेटे हुए यह नारा है। यह नारा जो है बांग्लादेश में जैसा घटित हुआ उस नारे को संदर्भ से आप जोड़ करके देख सकते हैं। जो पाकिस्तान में हो दशकों तक होता रहा है वो अभी इसमें सेट है। अभी हाल में जो कनाडा में हुआ वो अभी इसमें सेट है। यानी जो नारा योगी जी ने दिया है वह नारा जो है भारत की जनता खुले आंखों से उस नारे को पड़ोसी देशों में होते हुए और खुद भारत के अंतःस्थल जो राज्य हैं उनमें भी होते हुए देख रही है। यानी उस नारे में जो एक सच जो है वो पूरी तरह से देश के नागरिकों को झलक रहा है और इस चीज की अनुभूति भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। तो यह पूरी तरह से योगी जी जो है इस नारे को चाहे झारखंड में, महाराष्ट्र में या पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव हुआ वहां आपने देखा। एक चीज और समझना होगा, जब लोगों ने पूछा केशव मौर्य जी से कि भाई ये नारा जो कटे बटेंगे वाला जो है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पार्टी का नारा नहीं है। लेकिन योगी जी उसके बाद भी जिस तरह इस नारे को का एक्सटेंड करते हुए अब उसने आर पार जोड़ दिया है, यानी उन्हें अच्छी तरह में समझ में आ गया है कि जो मौजूदा जो देश की स्थिति है, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के या पड़ोसी देशों को लेकर के, यह नारा जो है हमारे वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो रहा है। और आपने अभी देखा कि अमेरिका में जो चुनाव हुआ घुसपैठी किस तरह से वहाँ एक मुद्दा बना, वह मुद्दा जो है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की जनता जो है अमेरिका चुनाव को भी देख रही है। ठीक है अरविंद भाई, कहीं ना कहीं जो जी दो बातें कहूंगा फिर आशीष जी के पास जाऊंगा। एक तो मैंने देखा ना केशव जी ने क्या कहा, लेकिन योगी जी ने जब ये बात कही बटेंगे कटेंगे वाला नारा दिया तो इसका समर्थन इसके साथ खड़े होने की स्थिति सब दो शीर्ष स्थानों से आई। एक भारत के प्रधानमंत्री से आई जो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। उन्होंने कहा आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसलिए बटना नहीं, मोदी जी सेड। मोहन राव भागवत ने भी यही कहा, सरसंघ चालक, और उनके बाद दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसको और स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए संघ और भाजपा दोनों का इंडोर्समेंट योगी के कथन के साथ आ चुका है अरविंद जी। इसलिए अब नीचे कौन क्या कह रहा है वो बहुत रिलेवेंट नहीं रहता ना। जब प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक किसी चीज को इंडोर्स कर दें तो मान लीजिए कि वो परिवार में लागू हो गई चीज। एक अमेरिका के चुनाव का जिक्र किया अरविंद जी ने, उसमें एक रोचक चीज मुझे दिखाई दी आशीष जी। विषय तो आज का, लेकिन ये भी विषय ध्यान आ गया, अरविंद जी ने उठा दिया तो मुझे लगा चर्चा। वहां जो भारत में 24 में नारा दिया जा रहा था ना कि भाई मोदी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या एग्जैक्टली वही नारा कमला हैरिस दे रही थी अमेरिका में। ट्रंप आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, नहीं लोकतंत्र खत्म कर देंगे, हाँ लोकतंत्र खत्म कर देंगे। है मुझे पहले तो मैं चौंका, मैंने कहा ऐसा तो नहीं नारा लिखने वाला एक ही हो जो इधर भी लिख दिया फिर यहाँ से फारिग हो गया तो अमेरिका चला गया, बोल लाओ यहाँ फ्रीलांसिंग कर लूँ, यहाँ भी लिख दूँ। क्या यहाँ की जनता ने भी इस नारे को स्वीकार नहीं किया और अमेरिका के जनता ने भी इस प्रचार को स्वीकार नहीं किया कि लोकतंत्र खतरे में है। आशीष जी। अमिताभ जी, जब कोई भी दल या कोई नेता जब राजनीति में चुनाव में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है कि मुझे किस बिना पे वोट मांगना है। अब वो उसकी अपनी सोच, अपनी समझ और अपने संस्कार पे वो आगे बढ़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसे कार्य किए नहीं थे जिनको लेकर के उसको लगा कि अगर हम इन कार्यों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच तो हमें सफलता मिल सकती है। तो उन्होंने अपना जो भी आंकलन किया, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हमें किसी तरीके से वापस उसी मुद्दे पे जिस पे हम पहले रहते थे, हिंदू मुस्लिम कि आपस में किसी तरीके से बंटवारे की जो खाई है वो जितनी बड़ी होगी उतना हमारा फायदा रहेगा, और उसी एजेंडे के तहत वो आगे बढ़े। और वैसे ही फिर आप जो है कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को देख रहे हैं। देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहां बताना ये चाहिए था कि कितने अस्पताल, कितने चीजें बनी, क्या हुआ, अगर सपा ने 10 बनाए तो हम 20 बना के खड़े कर देंगे और ये रहे हमारे वो 20, ऐसी चीजें होती तो देश के नागरिकों को, देश को ज्यादा फायदा होता। लेकिन सबकी अपनी अपनी नीति है, अपना अपना सोचने का तरीका है। अब ये देखना है कि आगे क्या सफलता किसको कितनी मिलती है, नारा कारगर होता है नहीं होता है, वो एक अलग विषय।
नहीं, लेकिन आशीष जी, आपके संग गठबंधन के जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, वो भी कहाँ कह रहे कि अस्पताल बनाना है, वो भी कह रहे कि मुझे जाति की गणना, जाति की गिनती करानी है, मुझे जात के अंदर झांक कर देखना है कि मसला क्या है वहां पर। बोले टाइटैनिक की तरह है मामला। वो भी नहीं कह रहे अस्पताल कितने बनाओगे और बिजली घर कितने बनाओगे, हैं? वो भी तो यही कह रहे कि खूंटा यहीं गड़ेगा, पंचों गिराए शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा। नहीं, वो कह रहे कि हिंदुस्तान में जातियों में बड़ा गड़बड़ घोटाला है, बहुत चीजें हैं, उसको हमको एक्सपोज करना है, राहुल जी कह रहे। और ना आप बोल रहे हो ना कांग्रेस बोल रही है कि जाति अकेले हिंदुओं में तो है नहीं। भैया चतुर्वेदी जी, जाति तो मुसलमानों में भी, ये अमिताभ अग्निहोत्री नहीं कह रहे ना, ये सच्चर साहब कहे गए, सच्चर कमेटी जो पवित्र ग्रंथ का दर्जा पा चुकी है। क्या ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों में जातियां हैं लगभग वैसी जैसी हिंदुओं में है, लेकिन उनकी परत नहीं खोलना चाहते आप लोग। नहीं, राहुल जी जो माइक्रोस्कोप लाए हैं वो कह रहे हैं हिंदुओं में लगाएंगे, उधर नहीं लगाएंगे। आशीष जी, नहीं, बिल्कुल, जब जातिगत गणना की बात होती है तो वो केवल हिंदुओं में नहीं होती है अमिताभ जी। जब जातिगत गणना की बात होती है तो पूरे समूचे देश की बात हो रही है। वो केवल हिंदुओं में जातिगत गणना की बात नहीं है, वो पूरे देश के लिए जातिगत गणना की बात की है। बहरहाल वो चुनावी मुद्दा नहीं है, वो एक विषय है जो काफी लंबे आशीष जी, मुझे एक अपने पूरे गठबंधन के एक बड़े नेता का एक वाक्य दिखा दीजिए, सार्वजनिक मंच से बोला हुआ, कि हिंदू और मुसलमान दोनों में जो जातियों की समस्याएं हैं उनको समझने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। केवल यही बोला जाता है कि नहीं, हिंदुओं में जातियों की समस्या है, उसको समाधान करने के लिए जनगणना जात की होना जरूरी है। मुसलमान को उसमें आप लोग क्यों गाड़ी से उतार देते हो? नहीं, एक बार बोल दो, एक बार अखिलेश जी बोल दें, मैं मान लूंगा, राहुल जी से बुलवा दीजिए। नहीं, देखिए, जब भी मांग रखी गई तो वो देश को लेकर के मांग रखी गई। अरे नहीं भाई, देश में जातिगत गणना होनी चाहिए, ये मांग रखी गई। तो जब हम देश कहते हैं तो उसके अंदर जो भी नागरिक है वो सब आ जाते हैं। आशीष जी, समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ पर है कि जो लोग देश में आ रहे हैं आलोक भाई, जो लोग देश में जाति जनगणना मांग रहे हैं वो लोग ये मानकर बात शुरू करते हैं कि जात केवल हिंदुओं में है। क्या उनका पूरा वैचारिक अधिष्ठान इसी बिंदु पर टिका हुआ है? वो मानने को तैयार नहीं कि इस्लाम में जातियां हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनको पसंद है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पसंद है, लेकिन उसकी इस फाइंडिंग से वो इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं तो मुझे बता दीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कभी कोई प्रस्ताव पारित किया हो कि मुसलमानों में जो जातियों की स्थिति है उसमें जो विषमता है, असमानता है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे? बता दीजिए। या समाजवादी ने किया हो? नहीं। काछी, कोरी, कुर्मी, बामन, बनिया, ठाकुर, आशीष जी, ऐसे नहीं गणना करते हो आप लोग? और मुसलमान, ऐसे ना होती गणना? टिकट बंटवारे से लेके बाकी सब काम में यही गणना का आधार है ना। हमने इतने अपर कास्ट दिए, इतने पिछड़े दिए, इतने दलित दिए, इतने ये दिए और इतने मुसलमान दिए। मुसलमान की तो सिंगल आइडेंटिटी है ना आपके यहां। आपने कब बताया कि हमने मुसलमान में बढ़ई इतने दिए, और दूसरे पसमानदा में जो 85 किस्म की जातियां हैं उनके नाम लेके? कभी नहीं बताया। कभी बताया होता तो आज ये विषय में नहीं उठाता। अब बता दें, हर नेता ने यही कहा कि मुसलमान मतलब मुसलमान एक आइडेंटिटी और हिंदू 5642 आइडेंटिटी में है। क्या जातियों में? और मुस्लिम एक सिंगल आइडेंटिटी है, एक आई कार्ड है उसके पास। आशीष चतुर्वेदी अलग हैं, आलोक वर्मा अलग हैं, अरविंद जयतिलक अलग है, अमिताभ अग्निहोत्री अलग हैं और मनीष अग्रवाल अलग हैं। क्या ये हिंदू आइडेंटिटी में नहीं आएंगे? ये जातियों में आएंगे। क्या बनिया, फलान, बामन, पटेल नहीं चतुर्वेदी जी। और कोई मुस्लिम बैठा होता तो आप कहते मुसलमान भाई है, बात खत्म। इसी नारे, आलोक जी, इसी का कार्ड ढूंढ के लाए हैं योगी जी, मुझे लग रहा
कि एक रहो, हिंदू मतलब हिंदू, जैसे मुसलमान मतलब मुसलमान भारत में, वैसे हिंदू मतलब हिंदू, सिख मतलब सिख, ईसाई मतलब ईसाई। मुझे लग रहा सारा गणित यही है। आलोक वर्मा। अमिताभ भाई, हम तो पहले से कहते रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये देश कोई हमारे अकेले का थोड़े ना है। अगर इसको बदलना है, तस्वीर बदलनी है, प्रदेश की तस्वीर बदलनी है, हिंदुस्तान का चेहरा बदलना है, तो सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 2047 का सपना केवल मोदी जी की आंखों में थोड़े तैर रहा है। यहाँ जो भी नौजवान है, जो भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहता है, जो भी विकसित राष्ट्र चाहता है, सब चाहते हैं कि तरक्की हो। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इस पर वोट मांग रहे हैं, इस पर वोट मांग रहे हैं। अरे साहब, अच्छा लगता आप पार्टी कार्यालय के बाहर लगाते ना बैठ के कि सड़क पे हमने कुछ काम किया कि नहीं किया, बिजली हमने दी कि नहीं दी, फैक्ट्रियों पे हमने कुछ काम किया कि नहीं किया, हेल्थ उत्तर प्रदेश की बेहतर हुई कि नहीं हुई, कानून व्यवस्था पे क्या क्या पोजीशन है, वहां लगाते हैं ना। आप पता नहीं क्या लगा रहे हैं, पीडीए कर रहे हैं आप। पीडीए नहीं बटेगा, 27 का सत्ताधीश, अपने आप अपने सपना देख लिया, अपने आप आपने सपना बुन लिया। और सपना कब से बुन रहे हैं आप? 2017 के बाद से लगातार सपना बुन, कभी इसके साथ खड़े होकर सपना बुनते हैं, ये टूट जाता है, अगली बार फिर कहते हैं नहीं। 2019 में आप मायावती के साथ आ गए, सपना नया देखा आपने, तब भी नहीं पूरा हुआ। 2022 में इस बार आ रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है अमिताभ जी, आपको याद होगा, आ रहा हूं मैं। अखिलेश जी का सपना टूटा। 2024 में थोड़ी गफलत हो गई हमसे, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गफलत हो गई, थोड़ा इनका छूट चल गया और थोड़ी हमारी सुस्ती हमारे खिलाफ हो गई। लेकिन हरियाणा में हमने फिर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, देश की जनता उसके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। हरियाणा में लोग बटे नहीं, एक बार फिर से वहां सरकार बनी, तीसरी बार वहां पे सरकार बनी। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या कुछ होने वाला है। यूपी में कैसे भटके भैया आलोक बाबू, यूपी में कैसे भटके? कुछ कभी कभी राजनीति में गफलत भी हो जाता है अमिताभ भाई। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी गफलत हो गई, थोड़ा इनका झूठ चल गया। हमको नहीं लग रहा था झूठ चलेगा, क्योंकि एक लंबे 2014 के बाद से लगातार हमारी जीत होती रही। आप ये कह लीजिए कि एक बड़ी जीत होती रही। 2014 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, 22 में जीते, कोई छोटा इलेक्शन हुआ, कोई बड़ा इलेक्शन हुआ, सब में हम जीते। कार्यकर्ताओं को लग गया कि भैया जीतना ही है, एक बार फिर से एक पूरा माहौल बना ही था। थोड़ी सी गफलत हम उत्तर प्रदेश में खा गए, लेकिन अब वो गफलत खाने वाले नहीं है। अभी 9 इलाकों में चुनाव हो रहा है, 9 विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है। आप देख लीजिएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत दर्ज करेगी। और हरियाणा ने बता दिया ना, आप भी अमिताभ भाई बोल रहे थे, बहुत दूसरे साथी भी बोल रहे थे कि हरियाणा बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो बिल्कुल आसान नहीं है, हालात वहां ठीक नहीं है। बहुत सारे जो वहां की रिपोर्ट्स आई थी वो भी यही कह रही थी, लेकिन हमने वहीं से रास्ता निकाला ना, हमने वहीं पे रास्ता बनाया और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां सत्ता में है। तो इनको पता चल गया है कि 2027 का जो सपना ये देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है, ये हरियाणा ने बता दिया है। तो थोड़ा बहुत कसर अभी रह गया है ना, ये 9 सीटों का इलेक्शन का नतीजा आ जाने दीजिए, वो भी पता चल जाएगा। योगी जी क्या गलत कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो हमारी हालत बेहतर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में देखा है ना 2017 के पहले की तस्वीर क्या थी। आपने किसका पहले आप जो समीकरण लगाते थे यम और वाई, अब किया आपने चल दिया पी डी और ए। यही कुछ अंतर है ना, आप बंटवारा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं सबको साथ चलना पड़ेगा। मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी में है, हिंदू भी है, दलित भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चलते हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान तभी बदलेगा, ये हमारी सोच साफ साफ है कि राष्ट्र को बदलना है तो सबको साथ मिलकर के खड़े होना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, किसी एक नेतृत्व पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया है, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है, वो तस्वीर दिख रही है ना। आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, कभी उम्मीद होती थी? मैं तो पत्रकार रहा हूं, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है। मैं तो खुद ही कहता था कि नहीं बन सकता, वहां पर कुछ और बनाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। सारे साथी यही कहते थे, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बना। जम्मू कश्मीर का मसला सुलझेगा, वहां सरकार बनेगी, वहां इलेक्शन होगा, कौन सोच सकता था? पता नहीं कब गोलियां चलती थी, कौन पत्थर मारता था, कौन पत्थर बिछाता था। लेकिन आज हालात बदले हैं ना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल रहा है, और इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमको नेतृत्व बेहतर मिला है और हमको जनता का साथ अच्छा मिला है, हमारे नेतृत्व पर उनका भरोसा है। दूसरी बार 35-36 साल बाद जो है योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, जब उनको मौका मिला उन्होंने काम किया और आज उत्तर प्रदेश बदला बदला सा दिख रहा है। ठीक है आलोक बाबू, भाई सपना तो राजनीति में जो है सबको देखने का अधिकार है और सपना देखा भी जाना चाहिए। सपना देखने पे कोई प्रतिबंध थोड़ी ना हो सकता है, सपना है तभी ना आदमी चल रहा है।
नहीं तो घर में सो नहीं जाएगा रजाई ओढ़ के। मनीष जी, अभी कुछ दुविधा है क्या भाजपा के जहन में? जैसे मैं आलोक वर्मा को सुन रहा था तो वो कह रहे भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करना है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक साथ चलें। और एक धारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और तीसरी धारा है जिसके जवाब में ये धारा भाजपा लाई है, योगी आदित्यनाथ लाए हैं और संघ ने और प्रधानमंत्री ने जिसको एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी की धारा है कि एक एक जात की गिनती करानी है ताकि हमको पता रहे किस जात की कितनी ताकत। मनीष अग्रवाल, ये तो फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गई क्या मामला गाड़ी? देखिए अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण दिया था उसको प्रधानमंत्री ने और सब चालक ने एंडोर्स कर दिया है। भाजपा में इससे बड़ा एंडोर्समेंट कोई चाहिए नहीं होता। नीचे के लोग या और लोग अपनी पॉलिटिकल बैलेंसिंग करते रहते, लेकिन भाजपा का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग जो हैं अब कोर हिंदुत्व की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और वहीं से उनको अपना जनाधार वापस मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अब यूपी पे पहले कभी मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, अब वो दौर नहीं है। अब मुस्लिम वोटर्स की टैक्टिकल शिफ्टिंग कांग्रेस की तरफ है, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि खाली इससे काम नहीं चलना, इसलिए वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके चल रही है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता कभी भी मुसलमानों पे जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान एक तरफा भाजपा के विरोध में उन्हें वोट देता है। मुसलमान ये नहीं देखता कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, वहां पे जहाँ पे जो भी कैंडिडेट भाजपा के विरोध में होता है वो उसको वोटिंग करते हैं। इसलिए मुसलमानों में कभी भी कोई जातिगत जनगणना की गिनती की मांग नहीं करेगा। ये मांग सिर्फ हिंदुओं के लिए है, क्योंकि इन्हीं को बांट के सत्ता के रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। वो 20% वोट ये लोग फिक्स मानते हैं, बाकी 10-15-20% वोट इन्हें जो इकट्ठा करना है वो ये पिछड़ों का, पीडीए का कह के, दलित का कह के, आदिवासियों का कह के इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान में असर करा है और हरियाणा में जो देखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, उसके बाद ये देश का नारा हो जाएगा। और इसकी काट निकालना वैसे ही उसी तरीके से मुश्किल है जैसे भाजपा 2024 में संविधान की या आरक्षण खत्म कर देने की काट निकालने में पूर्णतः सफल नहीं रही। ठीक बात। आशीष जी, मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मन है वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, और अगर जो 20% मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ झुके और आप उसकी पहली पसंद, पहली मोहब्बत कांग्रेस हो जाए साइकिल की बजाय, तो फिर तो समीकरण बदल जाएंगे राजनीतिक आपकी पार्टी के लिए। उससे पहले मैं हरियाणा का जिक्र काफी बार हुआ, तो मैं एक बात हरियाणा के चुनाव को लेकर कहना चाहता था कि अगर आप मत प्रतिशत देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी को मत मिला प्रतिशत में और जो कांग्रेस को वहां मत प्रतिशत मिला था, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत ही मामूली सा अंतर है दोनों में, जो हरियाणा में मत प्रतिशत था। सीटों पे अंतर है, लेकिन जो टोटल मत जो दोनों पार्टियों को मिला है वो लगभग बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस वहां अकेले लड़ी थी, उसने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके साथ अगर गठबंधन सही से निभाया होता तो तस्वीर और कुछ आ जाता। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि अगर कांग्रेस में वहां जो अंदरूनी लड़ाई जो बिल्कुल स्टेज तक आ गई थी और जनता भी देख रही थी, अगर वो नहीं हुई होती तो आज जितनी बातें हरियाणा के लिए की जा रही हैं, आज नतीजे बहुत अलग होते, केवल अगर ये तीन चीजें बदल गई। तो किसी नारे से वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, कांग्रेस इन वजहों से वहां हारी थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अभी जिक्र कर रहे थे कि मुसलमान यहाँ है कि वहां है, देखिए हम किसी मुसलमान या हिंदू को वोट हम नहीं मांगते, हम अपना ऐसा ना कहो भाई आशीष बाबू, ये तो बड़ा मासूम बयान हो जाएगा। नहीं, मासूम की बात नहीं है। ऐसा ना बोलो। देखो मुलायम सिंह जी क्या कहते, वो तो माइक से कहते थे, मुलायम सिंह जी तो माइक से बोलते थे, उनने कभी परहेज नहीं किया। उनने कहा हमने अखिलेश से कहा जावेद अहमद को बनाओ डीजीपी, मुसलमान को, हमें मुसलमान डीजीपी चाहिए, उन्होंने माइक से कहा। मैं अपनी बात कह लूं कि मैं क्या कह रहा हूं।
जी हिंदुओं के नाम पे वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है, बहुत खुल के मांग रही। मुसलमानों के नाम पे वोट ओवैसी मांगते। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं हमें वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ओवैसी तो नए खिलाड़ी हैं, पहले पुराने तो आप ही हो मांगने में। नहीं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। और जाहिर सी बात है अखिलेश जी के आने के बाद चीजें बहुत बदली हैं। मुलायम सिंह जी का दौर अलग था, उस टाइम की राजनीति बहुत अलग थी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कुछ और हुआ करती थी, 2014 के बाद कुछ और हो गई। वैसे ही हर पार्टी में जब नेता आते हैं, बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, बयान बदलते हैं, नजरिया बदलता है। तो वही चीज आप यहाँ भी देख रहे हैं। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी एक युवा हैं, उन्होंने एक नई दिशा दी समाजवादी पार्टी को, जो बहुत सी चीजों में उन्होंने बदलाव किया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो था कि काम आशीष भाई, आशीष जी, लेकिन अखिलेश जी और उनकी पार्टी ने ये बात भी, इस बात पर भी जोर देकर इस बात को भी दोहराया है कि बाई इलेक्शन में 9 में से 4 मुसलमान लड़ा रहे हैं हम। इसका मतलब इसका क्रेडिट लेना है। बिल्कुल, इसी को तो वोट मांगना कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा एक नारा जो अभी था कि सबका साथ सबका विकास। अब देश में सबका साथ तो आप कह रहे हैं, जिन्होंने अपने घटक दलों तक को सीटें नहीं दी हैं, कितने ऐसे समुदाय हैं जिनको उन्होंने सीटें नहीं दी हैं, तो कैसे सबका साथ और सबका विकास? और फिर उसी पे कहना कि सबका साथ अगर आप ही के साथ है तो बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है? अगर आप सबके साथ हैं तो, और सब आपके साथ हैं तो सोचने वाली बात यहाँ ये भी तो है। ठीक बात। अरविंद जयतिलक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने कभी मुसलमान कह के को टारगेट करके वोट नहीं मांगा, मुसलमान को लेकर। उत्तर प्रदेश पर जितना लिखा गया 92 से लेके अब तक राजनीति पर, उसमें MY का स्केच पेन से मोटा मोटा जिक्र सबने किया, चाहे इधर के लिखने वाले हो, चाहे उधर के लिखने वाले हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अंग्रेजी दा हो, चाहे बंगाली हो। नहीं, तो वो सब गलत थे। आशीष भाई कह रहे कि हमें मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं। अमिताभ जी, आशीष जी सही कह रहे हैं। दरअसल इनका मांगने का तरीका अलग होता है जी। जब कचहरी बम विस्फोट कांड के आतंकवादियों की पैरोकारी करके उन्हें छोड़ने की कवायद करते हैं तो मांगते कहाँ हैं? वो तो थोड़ा अलग किस्म का कार्य करते हैं, परहित का कार्य करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं। जब मुख्तार अंसारी सेना के भगोड़े से राइफल खरीदता है और डिप्टी SP को चलता कर दिया जाता है तो वोट कहाँ मांगते हैं? ये तो परमार्थ का काम करते हैं। जब अयोध्या में गोलियां दागी जाती है, हिंदू कारतकों को उड़ा दिया जाता है और बाद में मरहूम मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि नहीं वो तो अब कितने लोगों को मैं मरवाऊं, कितने लोगों पर गोलियां चलवाऊं, तो वोट कहाँ ये मांगते हैं? तो इनके जब कहते हैं कि नहीं लड़कों से गलतियां हो जाती है तो वोट कहाँ मांगते हैं? ये तो इनका अलग से थोड़ी कवायद होती है, वोट मांगते नहीं है। इनके यहाँ तो वोट जो है बरसता है। तो कुछ इस तरह की इनकी कोशिश रहती है। आम कांग्रेस तो वोट मांगती है, जब उसके प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के लाल किले के प्राचीर से या बाकी जगह पे कहते हैं कि देश के संसाधनों पर, तो वो तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करके किस तरह से वोट युक्ति किया जाता है समाजवादी पार्टी से जो है बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ, आज जो है बहुत मासूमियत से मेजर साहब अपनी बात कह रहे हैं तो विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत शालीन भी हैं, तो इस नाते जो है उस पर हम आप सिर्फ हंसी रख सकते हैं, आक्रोश व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, एक चीज और मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा कि मेरा जितना अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष को अपने अखाड़े में ला करके लड़ी है, यानी दूसरे के पीछ पर नहीं गई, हमेशा चुनाव जीती है। आप 14 में देख लीजिए कि किस तरह भ्रष्टाचार को मोदी जी ने मुद्दा बनाया, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ जी से लेकर के न जाने कौन कौन वो फोर्स तक के भ्रष्टाचार। 19 में आतंकवाद को उन्होंने मुद्दा बनाया, पाकिस्तान को मुद्दा बनाया। तो पूरा विपक्ष जो है उसी के इर्द गिर्द जो है अपनी बात को जवाब देते हुए अपने आप जो है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ करते हुए नजर आया। लेकिन 2024 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद जो है कांग्रेस के अखाड़े में जो उसने नैरेटिव सेट किया, जाति जनगणना का हो, संविधान खतरे का हो, कुछ इस तरह के कि भारतीय जनता पार्टी उलझ गई। अब योगी जिस चीज को अच्छी तरह समझ गए हैं, भाजपा के शीर्ष जिसका जिक्र अभी आपने किया कि चाहे RSS हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बाकी जो समर्थन किया है, ये इसीलिए कि जो हम नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द जो है विपक्ष जो है जवाब देते, अपनी सफाई देते हुए नजर आए।
इसीलिए जो है योगी जी बार बार जो है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये बातें कही जा रही है। और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उसके आगे घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम कहाँ बांट रहे हैं, हम जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे ढंग की बात कर रहे हैं। ये सफाई यानी भारतीय जनता पार्टी अपने अखाड़े में ला करके जो है पूरी लड़ाई को लड़ना चाहती है। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है। ये जो अरविंद जी ने कही वो भी बात है, लेकिन एक बात और भी है, इस बात से आशीष भाई भी सहमत होंगे, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के जवाब में सब दलों ने तुकबंदी की कि नहीं की? इसी तुकबंदी से ही प्रमाणित होता है कि नारा असर कर रहा है क्या? वरना क्यों तुकबंदी करते? ये पोस्टर वॉर क्यों हो रहा है? सबने क्रिएटिव राइटर क्यों हायर किए? बोले ना गुड्डू जल्दी से लिख के लाओ, बटेंगे कटेंगे रोज एक नया लाओ, क्या हम भी चिपकाएंगे। इसका मतलब हम लोगों ने देखा 89 का दौर फिर से आगे तक, अयोध्या देश का केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा जब बना तो उसी के इर्द गिर्द फिर सबको घूमना पड़ा और रिजल्ट भी आ गया। मैं हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 10-15 दिनों में इतने पोस्टर होर्डिंग लगा दिए इसी नारे की तुकबंदी वाले। आशीष बाबू, कहीं क्या आप जो बीजेपी का अखाड़ा है, जो मैदान है, आप उस पर बैटिंग करने आए हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा। आलोक जी, जो बात अरविंद जी कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी ने अपने मैदान पर दूसरे को बुलाया तो जीत हासिल की, लेकिन 24 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पिच पर गई थी खेलने। पिच उन्होंने सेट की थी, नैरेटिव उनका था, संविधान, जातिगत जनगणना, लोकतंत्र आदि आदि, जिसको बाद में भाजपा ने स्वीकारा भी कि हम उसका काउंटर नहीं कर पाए। क्या अब ये कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब अपना मैदान बनाओ है, ताकि अब नैरेटिव हमारा चले, उस पर दूसरों को जवाब देना हो? आलोक जी। मैं देखिए, पहले जैसा मैं कह चुका अमिताभ भाई कि 2024 का इलेक्शन थोड़ा सा अलग था। 400 के पार पर भरोसा हमने कुछ ज्यादा कर लिया, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया और लगा कि हम जीत ही जाएंगे शायद। तो थोड़ी बहुत जो जिसे कहते हैं ना कछुआ वाली चाल हमारी हो गई और इन्होंने जो गफलत फैलाई, जो झूठ बोला, जो सलीके से झूठ बोला, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो वही जो उन्होंने कहा कि मोदी जी आ जाएंगे, संविधान बदल देंगे, किताब लेकर के घूमे, वो कुछ असर कर गया और शायद हम उसकी काट उनको बता नहीं सके, शायद हम अपनी बात नहीं पहुंचा सके कि मोदी जी तो भैया 10 सालों से हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत से हैं, आज तक कब संविधान बदल गया साहब हम नहीं बता सकते। वो हमारी कमी है, हमारी लापरवाही है, कुछ भी कह लीजिए, और उसकी सजा भी हमने भुगती है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। काम हमने देखिए जमीन पर किया है, काम ना किया होता तो समाजवादी पार्टी हमारा जीना मुहाल कर देती साहब, सड़कों का गड्ढा दिखाती कि देखिए साहब पोस्टर में कुछ और ना लगाती ना। हम तो कह रहे हैं, हम तो आमंत्रित करें, लंबी सी सड़क है, दोनों तरफ आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा रहता है। अरे लिखिए ना साहब कि हमने बिजली दी कि नहीं दी, हमने नौकरी दी कि नहीं दी, फला जिले में कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगी कि नहीं लगी, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का जो कहर था, देवरिया में, कुशीनगर में जो इंसेफ्लाइटिस का कुछ कहर था, उसमें कुछ राहत मिली कि नहीं मिली। आपके समय 2017 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, उसमें तब्दीली आई, बदलाव आया कि नहीं आया, इस पर बात कीजिए ना। हम तो चाहते हैं, हम तो ढिढोरा पीटते हैं। हम तो जब भी साल गुजरता है योगी जी खड़े हो जाते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो हर जिले में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भैया हमने यहाँ ये किया, हमने ये सड़क बनाई, हमने ये अस्पताल बनाया, हमने पूरे प्रदेश में अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना दिया। नहीं बनाया तो वो आप बताइए साहब। तो हम तो अपने विकास की बात करना चाहते हैं और हम ये बात मानते हैं और दिल के कोने से मानते हैं, दिल के गहराई से मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर तब बदलेगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब सड़क, पानी, बिजली के हालात बेहतर होंगे और सबकी सोच जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की होगी। भारतीय जनता पार्टी में हमको यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले जो चिंता करनी है, बात करनी है, वो राष्ट्र की करनी है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया
तब आप भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की बात कीजिए, और उसके बाद भी थोड़ा बच गया तो अपने परिवार अपनी बात कर लीजिए। हम तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी तो आह्वान करती, भैया घर फूक करके अगर आपको देश सेवा में जाना है, देश सेवा करनी है, तो हमारे साथ आइए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई आपको रोजगार हम नहीं देंगे, राजनीति में लूटने का रास्ता नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में ये होता था, होता है और होता रहेगा। जिनको लूटना है, जिनको ठेका पट्टेदारी करनी है, वो समाजवादी पार्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस हिसाब से माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उसका कहीं कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आलोक, अपना काम कर चुके। ठीक ठीक। मनीष अग्रवाल, क्या आपको लगता है कि 24 में जो एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव का एक कॉकटेल था, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, पीडीए, कास्ट सेंसस, सब मिला के एक नैरेटिव बना था, वो बीजेपी के अगेंस्ट था, अगेंस्ट गया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात आलोक कह रहे हैं केवल वही सच नहीं है कि नहीं थोड़ा हमसे गफलत हो, नहीं गफलत ना भी होती तब भी आप 19 और 14 का मैंडेट नहीं पास पा रहे थे ना, मतलब गफलत नहीं भी होती तब भी, क्योंकि नैरेटिव आपके विरुद्ध बन गया था। और जो बीजेपी में गंभीर किस्म के लोग हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हम घर घर जाकर इस बात की गवाही नहीं दे पाए कि नहीं संविधान और आरक्षण सुरक्षित रहेगा, ऐसा रहा। अब आपको क्या लगता है कि नैरेटिव वो हिंदू एकीकरण, नारों को छोड़िए, उसके नारों, हर नारे के पीछे एक मंतव्य होता है, ठीक है ना, हिंदू एकीकरण, क्या अब भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार का आने वाले वर्षों का जो रणनीतिक वो है कार्य योजना, उसका प्रमुख बिंदु ये है कि भाई चलो अब ये इधर पीडीए कहे, जात गणना कहे, सबके जवाब में अपन एक बात कहो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने संघ के संग जब 2024 के इलेक्शन के गठबंधन करा तो ये निकल के आया कि अब हम कैसे लोगों तक इस नैरेटिव का जवाब लेके पहुंचे। तब इस तरीके के नारों की संरचना हुई। जब वो बोला गया और उसका असर दिखा तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने उसे एंडोर्स करा। संघ ने ये बीजेपी को समझाया कि हमें अपने कोर पे लौटना पड़ेगा, हमें संघ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके जमीन पे ये मैसेज पहुंचानी पड़ेगी कि अगर हम लोग को सेफ रहना है तो हम लोग को एक रहना है। इसके आपको उदाहरण भारत के आसपास के देशों में बांग्लादेश और कनाडा जैसे उदाहरण मिलने लगे जो इन नारों को एंडोर्स करने लगे। आप देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो है आज जो बने हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं हिंदुओं में हुए अत्याचार पे, और भारत की विपक्ष की पार्टी जो है पैलेस्टाइन के लिए रेजोल्यूशन पास करती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, और हिंदुओं में हुए अत्याचार पे देश में एक शब्द नहीं बोलती। सनातन पे हर तरीके से हमला करा जाता है, तरह तरह के शब्द बोले जाते हैं जो कि प्रयोग में नहीं लाए जा सकते डिबेट में, लेकिन उसका कोई पार्टी विरोध नहीं करती। इसीलिए ये संगठित होने के नाते भाजपा और संघ की रणनीति है कि कैसे अपने समाज को जोड़ा जाए। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप उनके नैरेटिव पे मत जाओ। अगर भाजपा का नैरेटिव हिट ना कर रहा होता तो इतना हल्ला नहीं होता, समाजवादी पार्टी इतना बौखलाती नहीं उत्तर प्रदेश में जैसे वो बयान दे रही है। अभी जैसे हरियाणा का जिक्र हो रहा था वोट परसेंटेज का, जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है, तो क्या मानेंगे हम कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को एंडोर्स करा है, सीटों में तब्दील नहीं हो पाया ना। एंडोर्स तो उन्होंने करा है जब सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला है वहां पे। मत प्रतिशत मिलना एक अलग चीज है, जीत होना एक अलग चीज है, लेकिन विचारधारा में जो जमीनी स्तर पे बदलाव भाजपा देख रही है वो एक बहुत बड़ा बदलाव देख रही है संगठन में, इस नारे के प्रति जो जनता संगठित हो रही है। ठीक बात है। अरविंद जी, क्या भाजपा अपनी चौकी बदलने जा रही है? चौकी मतलब पाटा है ना, जिसपे पार्टी बैठे खड़ी हो, क्योंकि उसने देखा कि भाई संविधान, लोकतंत्र, पीडीए और जातिगत जनगणना, इसका जो बुके है इन नैरेटिव्स का, वो उस पर भारी पड़ा। इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात यह कि भारी पड़ा। ठीक, उसको आप ढक नहीं सकते किसी भी तर्क से और थितरे से। भाजपा को क्या समझ में आया कि अब उसका जवाब यही हो सकता है कि हिंदू एक हो, बटोगे तो कटोगे। क्या नारा बदल रही है भाजपा? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए राजनीति पलट करके वार करती है।
और ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अच्छी तरह समझ गई है और वो अभी पलट करके वार करना शुरू कर दी है। आप तो हम लोगों के आदर्श पत्रकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं किस तरह बीपी सिंह जो है अपने पॉकेट से जो है एक कागज निकाल करके रैली में कहा करते थे कि देखिए इसमें जो है जो बोफोर्स कांड के जो लोग गुनहगार हैं उनका अकाउंट जो है स्विट्जरलैंड में है, स्वीडिश में है, जो ही सरकार आएगी उन लोगों को जो है हम जेल के अंदर डालेंगे। जनता ताली बजाती थी, सब कुछ करती थी और भरोसा भी जताए। तो नारे कभी कभी भरोसा भी स्थापित करते हैं, कभी कभी बहुत खिलाफ भी हो जाते हैं। जैसे 400 का पार का नारा जो खिलाफ गया, लेकिन कटेंगे बटेंगे ये जो नारा है जिसका आपने जिक्र किया, मनीष जी ने किया कि नहीं ये जमीन पर जो है असर दिखाता हुआ दिख रहा है। अन्यथा जो है वो प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह की नहीं आती कि समाजवादी पार्टी को एक दिन में जो है 2-2, 3-3 पोस्टर लगाना पड़ जाता या कांग्रेस को जो है इस कदर प्रतिक्रियावादी बन जाना होता कि वह जो है तमाम ऐसे एग्जाम्पल को सामने ला करके आरएसएस को, भाजपा को जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती। निसंदेह जो है आपने सही कहा कि पाटा बदलने की कोशिश हो रही है। कारण उसका स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सब कुछ तो ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन अगर इस देश में शासन करना है तो अपना जो है कोर वोट बैंक मजबूत करना होगा। और उसका एकमात्र कारण सिर्फ यह नहीं है कि पड़ोसी देशों में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बल्कि उसका कारण यह है कि भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है। तो आने वाले दिनों में भाजपा समझ गई है कि 20 साल 30 साल के बाद वो स्थिति नहीं रहेगी कि हमारी पार्टी जो है यहाँ पे स्टैंड भी कर पाएगी। तो अभी से वह जो है कुछ इस तरह की रणनीतिक जो है अपना व्यूह रचना शुरू कर दी है, जिसका एक नमूना भर है कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसको योगी जी जो है ले करके उड़ रहे हैं। ठीक है अरविंद जी। आशीष भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और ये तो कह रहे हैं कि एक रहो, डिवाइड ना हो, तो फिर डिवाइड एंड रूल कैसे लागू हो गया? भाई नारा तो यही है ना, बटोगे तो कटोगे, यानी मत बटो, और डिवाइड एंड रूल तो दूसरी धारा की चीज होगी। आशीष जी देखिए, अगर हिंदुस्तानियों को एक करने की बात होती तो हम सब मानते कि भाई हाँ, हिंदुस्तानियों को एक करने की बात की जा रही है, लेकिन केवल हिंदुओं को वोट नहीं। अच्छा आप एक बात, आप इसको हिंदुस्तानियों को एक करने की बात क्यों नहीं मान रहे? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं अभी कि मुसलमानों एक ना होना। अभी तो ये कहा एक रहो, नेक रहो, मजबूत रहो, कटोगे नहीं, यही ना बोला है ना। फिर ये समझने की बात है कि काट कौन रहा है। अगर सब लोग एक हो रहे हैं तो काट कौन रहा है, कौन किसको काट रहा है? अरे तो घर में सब कहते हैं एक रहो, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं ना। नहीं तो एक सवाल ये उठता है कि जब सब लोग एक ही हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो काट कौन रहा है और किसको कौन काट रहा है, ये भी बताना चाहिए इनको। ये भी तो बताएं, ये आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं, पूरी बात करें। अभी जैसे अभी एक हाल में मैं देख रहा था, उसका उदाहरण एक आशीष भाई अब कहिएगा, वो इसका उदाहरण तो वो बताएंगे और बता भी रहे होंगे, लेकिन अगर जयचंद्र नहीं बटा होता, नहीं कटा होता, अलग हुआ होता, तो पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते ना। खिलजी को चिट्ठी एक सेकंड, खिलजी को चिट्ठी लिखकर आमंत्रित करने वाले लोग, अब्दाली को न्योता भेज के आमंत्रित करने वाले लोग, नादिर शाह को लालच दे के बुलाने वाले लोग बटने वाले ही थे ना, जिनके चलते कटना पड़ा। आशीष भाई नहीं, इसको तो नहीं नकार सकते, बल सपा बसपा भाजपा कुछ कहे, लेकिन ये तो इतिहास सच है, इसे तो इनकार नहीं कर सकते। आशीष जी देखिए, बिल्कुल ये हिंदुस्तान में ऐसा रहा है। टीपू सुल्तान भी जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो कुछ पेशवा थे जिनको साथ देना था, उन्होंने साथ नहीं दिया था और वो हार गए थे अंग्रेजों से। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, लेकिन ये सब बातें जो हैं बहुत पुरानी हो गई। आज 2024 चल रहा है, आज व्यक्ति जानना चाहता है, बहुत सी चीजें जानना चाहता है कि जो 2014 में 12% टैक्स हुआ करता था, आज 28% है, 14% जो था वो भी आज और बढ़ गया है। तो ऐसी चीजें हैं जो मूलभूत चीजें हैं। एक हद तक जो है हिंदू मुस्लिम काम करता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने जो इस चीज का जो है वो फायदा उठाया है, उनको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक आम नागरिक इस देश का ये भी सोचता है कि उसको क्या मिल रहा है।
ठीक है, अडानी और अंबानी की संपत्ति बहुत ज्यादा गुना 10-10 गुना 20 गुना 50 गुना आगे चली गई, लेकिन उसकी पर्सनल जो उसके बेटे की आय थी, जो उसकी आय थी, वो तो घटती चली गई कहीं ना कहीं। तो ये भी देख रहा है तो आदमी ये भी सिर्फ क्योंकि जनता केवल नारों पे नहीं बल्कि कार्यों पे वोट करती है कहीं ना कहीं। कुछ लोग होंगे जो प्रभावित हो जाएंगे ऐसी चीजों से, ये होते भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन अंततः होगा वो नारों का नहीं कार्यों का होगा कि आपने किया। ठीक, जो बात आशीष जी ने कही, इस बात का एक अर्थ ये भी है, उनकी बात ठीक है सिद्धांततः, आलोक भाई वो आ रहे हैं पर, कि कार्यों पर ही अंततः जनादेश मिलता है। तो इतना तो फिर मानो और मनवाओ पार्टी में कि भाजपा को 3 बार, नरेंद्र मोदी को 3 बार जनादेश मिला भारत के प्रधानमंत्री होने का, तो इसका मतलब कुछ काम अच्छे किए होंगे। अभी आपने कहा कार्य के बिना ड्रामाबाजी से, नारेबाजी से नहीं हो सकता, तो 3 बार अगर उनके माथे पर रोली चंदन लगाया है भारत ने, तो कुछ काम किए होंगे। यही तो लड़ाई है सर, ये वो मान लो तो झंझट ही खत्म। आलोक वर्मा जी, मेरे ख्याल से ये बात तो सपा ने आपके पक्ष की कही थी। जो आपने कहा वही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने कुछ तस्वीर बदली है, 2017 के पहले जो तस्वीर थी, 2017 के बाद जो चेहरा उत्तर प्रदेश का है, अगर हमने सड़क पानी बिजली पर योगी जी ने काम किया है, अगर कानून व्यवस्था कुछ हमने बेहतर की है, तभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको वोट दिया। 2014 के बाद 2019 का भी वोट का भी इलेक्शन आया था, उसमें भी हम जीते, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के साथ गठबंधन हुआ था, हारे थे, हम जीते थे। तो हमने कुछ काम किया होगा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अगर और निश्चित रूप से हम ढिढोरा पीट के काम करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा अमिताभ भाई, ये ढिढोरा पीट के काम करते हैं, हमने काम किया है, आप हमको आईना दिखाइए ना, कहीं कुछ छूटा रह गया हो तो बताइए हमको, पोस्टर लगाइए, होर्डिंग लगाइए, ये वाला काम छूट गया, गांव में ये वाला काम रह गया, ये नदी नाला साफ नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो अगर हमने ना किया हो तब वो हमारा दोष है, क्योंकि हम सत्ता में हैं और हमने एक कसम खाई है उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन इसमें भी कहीं कोई गलत बात नहीं है कि कटेंगे तो बटेंगे। जहां पर जब भी हम कमजोर हुए हैं, जब भी समर्थन कम मिला है, जब भी हम एक नहीं रहे हैं, तब भी बहुत सारी तस्वीरें निकल के आई। बांग्लादेश में तस्वीरें निकल के आई, कनाडा में जो कुछ निकल के आ रहा है वो तो यही बता रहा है ना कि हिंदुस्तानी साथ साथ नहीं है, तो कोई भी उनके ऊपर हमला कर दे रहा है। बांग्लादेश में किस तरीके से हमला किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तानियों पर हमला किया जा रहा था। पाकिस्तान में हम दिन घटते चले गए, आजादी के बाद बंटवारा हुआ और जो लोग वहां अपना घर समझ करके रुक गए, उनकी आबादी कैसे कम हो गई। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर तो पूरे हिंदुस्तान ने देखी और हिंदुस्तान में भी यही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं, सिखों को कह रहे हैं, ईसाई, हम तो ये कह रहे हैं कि एक रहिए, एक साथ खड़े होइए। अगर हमने कुछ बेहतर काम किया है तो हमारे साथ आइए। हम वोट मांगने जाते हैं, आपके दरवाजे पर जाते हैं, अगर हमने तस्वीर बदली है तब हमको वोट दीजिए, और अगर हमने तस्वीर नहीं बदली है तब हमको वोट मत दीजिए। हम तो राजनीति में हम तो वोट इसीलिए मांगने आते हैं। तो लेकिन बंटवारे का काम कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी के साथी आशीष भाई बड़े भोलेपन से बातें कर रहे थे, माई समीकरण तो आपके नाम के साथ जुड़ा है, मुस्लिम यादव, आपने उसका नाम बदल दिया, ये चिंटू का नाम मिंटू रख दिया आपने, अखिलेश यादव जी आए पीडीए कर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कभी कभी कोई पत्रकार कह देता है तो कहता है अल्पसंख्यक नहीं, वो तो अगड़ा है, वो तो हमने अगड़ा रख रखा है। लेकिन असली बात तो सब जानते हैं, छुपाए तो कुछ छुपता नहीं है साहब। तो सब हिंदुस्तान जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि किसके साथ उसको खड़ा रहना है। फिर मैं वही कहूंगा, 9 सीटों में इलेक्शन है, हम फिर बता देंगे। हम गफलत में पहले थे, 2024 में भी गफलत में थे, लेकिन अब गफलत में नहीं है। पूरी मेहनत हमने की है, कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शानदार तरीके से फतेह हासिल करने जा रहे हैं। ठीक। आशीष भाई ने कहा कि ये सब बातें बेकार हैं, मसला ये है कि पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, सड़क कहाँ, नौकरी कहाँ, आदि आदि। तो वो बातें ठीक है, उनकी अच्छी हैं, वो भी बड़े विषय हैं। लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह कोई भी देश बालू में सिर घुसा के ये नहीं अनुभूत कर सकता कि सब सर्वत्र शांति है। ईरान कैसे बदल गया? वो तो पर्शियन देश था। कुछ समय पहले अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, वहां हिंदू राजा था, कहां गया?
आप कह रहे हो सबसे मूंधो आंख कछू कहूं कछुनाई, कतहूं कछुनाई, आंख बंद कर लो। ना जी ना, किसे बंद कर ले? जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ आशीष जी, उससे पहले तो सब एक ही थे। 13 अगस्त तक जब विभाजन हुआ तो वहां जो हिंदू आबादी रह गई वो धीरे 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 घटते 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 चिंदी बराबर रह गई क्या? और मुस्लिम आबादी अल्लाह के फजल से फलते 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 इतनी फल गई कि फूल गई। नहीं, इस पर नजर नहीं डालें। वो हिंदू गए कहां? आकाश ले गया, पाताल ले गया, कहां गए? ये नहीं पूछा जाए। ये पूछ ले तो आप कहोगे कि कहां पुरानी बातें अग्निहोत्री जी आप करने लगते हो। छोड़ो, थोड़ी और नई बता। 47 ज्यादा पुराना हो गया, 71 की समझ लो। बांग्लादेश बना, 17% हिंदू थे वहां जब विभाजन हुआ। अरविंद जी, 17% हिंदू थे, आज 2-2.5% बचा। वो कहां गए हिंदू? और फिर मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा कि जो दूसरी प्रमुख आबादी है बहुसंख्यक मुसलमानों की, वो अल्लाह के फजल से फसल लहला रही है क्या? ऐसा कौन सा पानी है कि हिंदू मरते जा रहे और दूसरे फलते जा रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता एक देश में। और वहीं आशीष जी, भारत में क्या हुआ? आजादी के वक्त, डिवीजन के वक्त जो आबादी थी माइनॉरिटी की, मुस्लिम्स की, वो यहां भी अल्लाह के फजल से खूब फली फूली नहीं, लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ। यही ना है बस फर्क। ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए? हम क्यों नहीं याद रखें कि नादिर शाह कैसे आया था यहां? हम क्यों नहीं याद रखें कि मुगलों ने क्या किया? हम क्यों नहीं याद रखें कि बिन कासिम से आक्रमणकारियों का सिलसिला शुरू होता है भारत में और बम धमाकों तक आता है वो सारा प्रसंग जिसमें भारत के लोग स्लीपर सेल का काम करते हैं, तभी ना होता है। पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमने देखा था, मैं उस दिन वहीं था। भारत के लोग शामिल थे ना? वो नहीं शामिल होते तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति आके थोड़े ना बम डाल देता, वहां गोली चला देता पार्लियामेंट पर। स्लीपर सेल, आप तो सेना के व्यक्ति हो, जानते हो ये स्लीपर सेल क्या होता है, ये कहां से आते हैं? जो एक नहीं है, जिनमें एकत्व का भाव नहीं है, वही स्लीपर सेल बनते हैं। तो ये क्या कहना गलत है कि एकत्व के भाव से रहिए? और मैं एक बात नहीं समझ पाता, हम 5000 6000 जातियों में की गिनती कराएंगे और फिर हर जात को बताएंगे कि तुम्हारी संख्या कितनी, जैसा राहुल जी ने कहा। उससे जातियों के बीच में प्रेम बढ़ेगा कि संघर्ष बढ़ेगा, वो आप जानो। आपकी पार्टी ये बताएगी कि पीडीए ही मूल है, बाकी सब फिजूल है। अब पीडीए के बाहर भी कुछ लोग हैं, वो कम है ज्यादा है अलग बात है, लेकिन हैं तो बोलने उनकी कुछ नहीं। क्या ये एकीकरण है? लेकिन हिंदू एक हो, ये डिवाइड एंड रूल है। ये तर्क कैसे स्वीकार हो जाए? हिंदू 5000 जातियों में बंटना चाहिए लिखत पढ़त में। जातिगत जनगणना का मतलब 5000 जातियों में लिखत पढ़त में बांटो, उस पर मोहर लगे अशोक की लाट कि इतनी जात है। यही ना चाह रहे हो सब लोग। लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकली एक आइडेंटिटी है। एक बात पता नहीं कितने आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, ध्यान हो ना हो, आशीष भाई, जो इस देश में मुस्लिमों की आबादी है उसका 85% से ज्यादा, बल्कि 90% मानिए, हाँ लगभग 90% पिछड़े और दलित मुसलमान हैं। क्या? वंचित, ठीक। और 461 सांसद हुए अभी तक, शायद 4 सांसद इसमें भारत में पहले चुनाव से अब तक। क्या? उसमें 90% वालों को 10% हिस्सेदारी भी नहीं मिली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या?
90% मुसलमानों को 10% हिस्सेदारी भी नहीं मिली एमपी बनने में। कौन है नेता? सलीम शेरवानी, मोहसिना किदवई, सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम। भैया आशीष जी, उनकी बात कोई करते तो आप कह दोगे डिवाइड कर रहे। हिंदुओं में जात बिल्कुल अलग अलग, झंडा लगा दो हर जात का। अब मुसलमान में बोले इनमें कोई दखल मत देना, उनमें पसमानदा है उसकी कौन फिक्र करेगा। और जो सच्चर कमीशन, रंगनाथ आयोग लिख के गए हैं जातियां, उनको नहीं पढ़ेंगे। और आखिरी में मुझे जो एक बात समझ में आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी शायद अब इस समझ पर तक पहुंच गई है कि उसको अपने कोर सेगमेंट में खड़ा रहना होगा मजबूती से, उस मैदान पर खड़ा रहना होगा। बाकी काम बाबुओं का है। क्या? कितने नल लगे, कितने खड़ंजा लगे, कितने शौचालय बने, कितने मूत्रालय बने, क्या आलोक बाबू, ये काम बाबुओं का है। समझ रहे ना? ये काम बाबुओं का है। वो रिलीज जारी करते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, होता रहता। ठीक है, क्या पार्टी का काम बाबुओं वाला नहीं। और बाबुओं से पार्टी का काम कराओगे तो भी नुकसान, और पार्टी बाबुओं का काम करने लगेगी तो भी नुकसान। पार्टी एक आइडियोलॉजी को जीती है, एक धारा का निर्माण करती है। उसमें विचलन हुआ तो 24 का परिणाम उसका प्रमाण है। मुझसे किसी ने पूछा कि 24 में भाजपा अपेक्षित सफलता क्यों नहीं पाई, तो मैंने कहा कि 24 में भाजपा के पास कुछ नया नहीं था नैरेटिव। क्या आप बचाव की मुद्रा में थे, गेंद ये फेंक रहे थे। क्या जाति गणना, पीडीए आदि आदि सब, आरक्षण, लोकतंत्र। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई तो ठीक बात है। डेमोग्राफी जिस ढंग से बदल रही है ना, वो भी एक चिंता का विषय है। अभी कुछ समय पहले सरसंघ चालक ने इसकी ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि खतरनाक संकेत है, और खास तौर पर जो सीमावर्ती पहाड़ी राज्य है वहां की स्थिति चिंताजनक है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति चिंताजनक है, और झारखंड की स्थिति भी चिंताजनक है। जहां 40-50% से ज्यादा आदिवासी थे जिस इलाके में झारखंड के, आलोक बाबू, वहां अब 17% या 20%, 18% रह गए। कहां गए? और राज्य ही झारखंड इस आदिवासियों का था। आदिवासी कहां गए? और उसी को बड़े पटल पर खोजेंगे तो ऐसे तमाम प्रसंग हर इलाके में मिल जाएंगे आपको, कि वहां की जो मूल आबादी थी वो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। झारखंड में आदिवासी घट रहा है, ये छोटी खबर है क्या? ये खबर भी संकेतक है। तो इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी बात को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षित रहना है तो एक रहना है। धन्यवाद।